भारत के लिए वर्ष कैसा रहने वाला है? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, मंगल की ही महादशा अभी चालू है। विदेशों से संबंध है हमारे, तो उसके अंदर ट्रेड वेरियस हमको बहुत सारे देखने को मिले। हमें इस वर्ष या अगले वर्ष नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकता है। जून जुलाई के आसपास से लेकर के अक्टूबर तक का जो पीरियड है, थोड़ी सी हमको समस्याएं दिखाई देती हैं, तो उस वजह से एक तो सत्ता परिवर्तन यहाँ पे हो सकता है। तो 2026 में भी क्या सोना चांदी इसी तरह से भागने वाले हैं? इतने प्रपोर्शन के हिसाब से सोना नहीं बढ़ेगा जितने रफ्तार से चांदी बढ़ेगी। रोजगार सृजन के मामले में ये वर्ष कैसा रहेगा भारत के युवाओं के लिए? डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उसमें बूम आएगा। स्किल्स बढ़ाइए, खास करके एआई से कनेक्ट करिए अपने आप। इस साल भी हमें कुछ बड़ा या गंभीर मामले देखने को मिलेंगे। नक्षत्र परिवर्तन से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आर्थिक बहुत सारी उठापटक देखेंगे, राजनीतिक उठापटक भी इसमें देखेंगे। किसमें किसके विजय होने की संभावना बनती है? तमिलनाडु में सरकार बीजेपी की बन जाएगी, ये संभव दिखाई नहीं देता है, ना ही केरला में दिखाई देता है। बीजेपी के अलावा जो थलापति विजय, जो वहाँ के सुपर स्टार है, उनकी भी एक पार्टी जिसको लेके पिछले दिनों हादसा भी हुआ, और वो काफी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के रूप में वहाँ उभर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है वो, लेकिन सरकार बनाना उनके लिए थोड़ा सा कठिन मुश्किल है। आर्थिक मामले में आपको कहाँ तेजी या कहाँ मंदी दिखती है? जी, जनवरी के जैसे एंडिंग आएगा तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हमको कमी दिखाई देगी। एआई से रोजगार बढ़ेंगे या घटेंगे 2026 में? इसके अकॉर्डिंग ये नहीं चलेंगे तो फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे। दुर्घटना देखते हैं, प्राकृतिक हो चाहे मानवकृत हो, वो 2026 में कैसी दिखती है आपको? लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं और अर्थक्वेक की घटनाएं होंगी। टेररिस्ट एक्टिविटियां भी बढ़ सकती हैं, तो उसमें पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश में इन्वॉल्व होने वाला है। डिविनेशन टॉक्स के इस पॉडकास्ट में हम आज बात करेंगे फिर से एक बार वर्ष 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है। भाई 2025 खत्म होते होते और 2026 स्टार्ट होते होते बड़ी ही जो स्थितियां गंभीर हो गई है पूरी दुनिया में। अभी अभी अमेरिका ने भी जो है वो एक नया वॉर शुरू कर दिया है। वेनेजुएला का जो कंट्री, उस पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है। ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा है कि युवाओं के लिए या भारत के व्यापारियों के लिए या भारत के आमजन के लिए 2026 कैसा रहना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या फिर जो है स्वास्थ्य के आधार पर, या कोई ऐसी तो कोई दुर्घटना, दिक्कत, परेशानी भारत में तो नहीं होने वाली है। ऐसी तमाम बातें इस पॉडकास्ट में करेंगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी आप जरूर करें। और भारत के लिए 2026 कैसा रहेगा यहाँ बताने के लिए आए हैं एस्ट्रो रतन सिंह जी। वो हमें ये पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे डिविनेशन टॉक चैनल में। और देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि 2025 जो है वो पूरे दुनिया के लिए बड़ा गंभीर था, भारत के लिए भी था कई मामलों को लेकर के। तो 2026 अब शुरू हो गया है, तो आप इसे देश के लिए, मतलब भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये पिछले वर्ष की अपेक्षा बेटर रहेगा, या इस साल भी हमें कुछ बड़ा या गंभीर मामले देखने को मिलेंगे? जी सर, देखिए सर, 2026 जो है हम किसी एक स्टिक से सारी वैल्यू नहीं आ सकते, लेकिन हाँ ये है कि ये बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा जी। क्योंकि हम वैसे किसी बड़े ग्रह का कोई परिवर्तन हम नहीं देखते, खास करके राहु और शनि जैसे ग्रहों का, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसमें आर्थिक भी हम बहुत सारी उठापटक देखेंगे और राजनीतिक उठापटक भी इसमें देखेंगे हम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस 2026 के अंदर, खास करके पॉलिटिकल और जो वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है जी, उस वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। बिल्कुल। तो देखिए, भारत के जो ज्योतिष परंपरा है उसमें नया साल जनवरी में नहीं, मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होता है। इस बार 19 मार्च से जो स्टार्ट होने वाला है नया नाम संवत्सर। तो उसमें जो ग्रह परिषद बनती है या उसमें जो एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से आपके लिए कैसा लगता है, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए वर्ष कैसा रहने वाला है? जी, देखिए हमारा नया जो विक्रमी संवत होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 19 मार्च से 2083 हमारा विक्रमी संवत लगेगा। और इसके अंदर जो रौद्र यूरोपीय संवत्सर आ रहा है, खास करके इसमें मीन हम देखते हैं कि मीन लग्न की पत्रिका बनती है, जी, है ना। और उसमें मीन के अंदर ही कई सारे ग्रहों की युति हो रही है। बिल्कुल। और उसी समय पे हम देखेंगे तो शत्रु क्षत्री गुरु है चतुर्थ भाव के अंदर, कुल तो उसकी बहुत सारी इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, है ना। और गुरु का क्योंकि अभी अतिचारी अवस्था चल रही है, इस साल के अंदर 3 बार जो गुरु है राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस तरह से मतलब ड्रामेटिकली चेंजेस होंगे बैक टू बैक 2026 के अंदर। जी, तो आप ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि गुरु 3 राशि परिवर्तन करेंगे, उसी के आधार पर संवत्सर का नाम तय करते हैं, जैसा आपने बताया रौद्र। तो भाई रौद्र का मतलब तो बड़ा खतरनाक होता है।
तो रौद्र संवत्सर का इम्पैक्ट भारत पर कैसा देखते हैं आप? जी। देखिए सर, ये जो संवत्सर है, रुद्र संवत्सर, इसमें ऐसा है कि व्यक्ति जो है थोड़ा-सा अग्रेशंस इसके अंदर ज़्यादा आ जाते हैं लोगों में, और थोड़ा वेमिनेस से जो है वो लोगों में थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर एक और बात है कि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जो धर्म कर्म की उस मार्ग पे चला हुआ रहता है, उनके लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है, लेकिन धर्म से विमुख होने वाली प्रवृत्तियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं। ऐसे समय के अंदर कम्युनल वायलेंस भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं पास्ट के लाइफ के अंदर, हम जब पहले एक्सपीरियंस देते हैं तो बहुत सारी कम्युनल वायलेंस भी होते हैं। हालांकि कोई भी हम कम्युनल वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो ग्राउंड की स्थितियाँ हैं उसके अनुसार जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसे ही स्थितियाँ बन रही हैं। तो देखिए, आपने जो ग्रह परिषद बताई, ग्रहों की स्थिति बताई कि शनि तो पूरे साल मीन राशि से ही ट्रांजिट करेगा, राहु जो है कुंभ राशि से ही करेगा 5 दिसंबर तक। तो ये जो शनि और राहु के जो इम्पैक्ट हैं, इसमें इसके परिदृश्य में आप कैसा देखते हैं कि ये जो हमारी वर्षकालीन जब वर्ष शुरू होता है 19 मार्च को, जब हम शुरुआत करते हैं, तो इस कुंडली में शनि राहु के इम्पैक्ट को कैसा देखते हैं आप? देखिए सर, जब हम शुरुआत करते हैं स्वतंत्र भारत की पत्रिका से, है ना, जो 1947 15 अगस्त रात्रि को लगभग 12 बजे की जो पत्रिका बनती है हमारी, वृषभ लग्न की पत्रिका बनती है, और सूर्य नारायण व्यास जी ने ये मुहूर्त निकाला था, राजेंद्र प्रसाद जी ने ये मुहूर्त निकलवाया था। तो वहाँ पे वृषभ लग्न के अंदर भी राहु मौजूद है, और पंचग्रही योग बना हुआ है बिल्कुल तीसरे भाव के अंदर, और राहु केतु के एक्सेस के अंदर ग्रह सारे हैं। बिल्कुल। अभी जो समय चल रहा है तो उस अनुसार अगर हम पत्रिका की दशा महादशा देखते हैं तो मंगल की महादशा जी। चल रही है, और उसमें अभी शुरू ही हुआ सितंबर के अंदर मंगल की महादशा। और एक और बात, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी मंगल की ही महादशा अभी चालू है। तो मंगल तो दंगल करता है। मंगल से मंगल करता है ऐसा है, और उनकी तो पत्रिका के अंदर ऐसा है कि क्योंकि वृश्चिक लग्न की पत्रिका बन रही है, और लग्नेश जो है लग्न में ही बैठे हैं। अभी मंगल के अंदर वो स्वतंत्र भारत के हिसाब से देखते हैं तो मंगल के अंदर राहु का चिंतन अभी फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी जी का जो है उसके हिसाब से देखते हैं तो मंगल में बुध है आधे समय तक, उसके बाद में फिर केतु का अंतर है। जी। तो राहु केतु का फिर शनि का जो परिवर्तन है ये बहुत सारी ट्रांजिट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें अभी हम, तो 20 जनवरी को ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि प्रवेश करेंगे। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का ट्रेट हम जानते हैं थोड़ा सा क्या है, वो मुक्ति वाला है ना, चीजों से थोड़ा सा डिटैच करते हैं। तो यहाँ से 20 जनवरी के बाद में ही परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो उसमें ऐसा है कि आर्थिक मामलों के ऊपर भी थोड़ा स्पेशली थोड़ा सा डिटैचमेंट को दिखाई देता है, यानी कि आर्थिक अवनति के अंदर बहुत सारी चीजें हमको आएंगी। जैसे विदेशों से संबंध है हमारे, तो उसके अंदर ट्रेड वेरियस हमको बहुत सारे देखने को मिले जी। और जैसे होता है ना, आदमी ऐसा लेट इट गो, जाने दो कोई बात, उस अवस्था के अंदर व्यक्ति बढ़ेगा। लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि इसमें धार्मिक क्रियाकलाप थोड़ी ज़्यादा बढ़े, खास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके थ्रू कई सारे ऐसे जो आयोजन होंगे जिसमें धार्मिक समागम लोगों का ज़्यादा बड़ी बल रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं मोदी जी जो है कोई काम होता है तो उसको पूरी तरह से एक इवेंट की तरह काम करते हैं, है ना। तो एक इवेंट, बड़े बड़े इवेंट इस पूरे साल के अंदर धार्मिक वाले बड़े बड़े होंगे। बिल्कुल। तो आप जैसे एक बात हो रही है कि भारत की जो आपने स्वतंत्रता कालीन जन्म पत्री की बात की है, उसमें भारत की जो वृषभ लग्न और कर्क राशि बनती है जी। और ऐसा कई ज्योतिषाचार्य कहते हैं, मैंने कुछ पढ़ा भी है पुस्तकों में, कि जब गुरु कर्क राशि से आगमन, मतलब कर्क राशि से जो है वो प्रवेश करता है, कर्क राशि में उसका जब गोचर होता है, तो ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। जैसे कई बार अगर या तो प्रधानमंत्री परिवर्तित हो जाएगा या सत्ताएं भी परिवर्तित हो जाती है। और अभी ऐसा भी सुन रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है 75 वर्ष के हो गए हैं, तो चलो उनकी पार्टी का नियम है रिटायर्ड होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये कार्यकाल है मोदी जी के प्रधानमंत्री वाला, वो पूरा करेंगे या हमें इस वर्ष या अगले वर्ष नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकता है? जी, देखिए सर, ऐसा है कि सत्ता परिवर्तन जो है वो तो एकदम मेन जो इलेक्शन होता है वहाँ पे सब थोड़ा डिसाइड होता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये हम पाक के हिसाब से रिसर्च करें तो 96-97 के आसपास भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहा, जब शनि ने उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारे चेंजेस आए, है ना। खास करके जैसे आपने न्यूजीलैंड वाली बात की, है ना, और इसी तरह से हांगकांग जो है वो चाइना की पूरी तरह से अंडर में आ गए उस टाइम के ऊपर। उससे 10 पहले हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे हुए थे। लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे तो जो गठबंधन की सरकारें हैं वो उस समय चल पड़ी थी, 96 के अराउंड। अटल जी की भी 13 दिन की सरकार बनी थी, फिर देवगौड़ा साहब आए थे। इस तरह से जो चेंजेस हुए थे, यानी कि अभी का जो समय हमें गठबंधन का सा थोड़ा दिखाई देता है। पहली बात, यहाँ से जब हम दशाओं को कैलकुलेट करते हैं
चाहे भारत की पत्रिका से करें चाहे मोदी जी की पत्रिका से करें। तो जो जून जुलाई के आसपास से लेकर के अक्टूबर तक का जो पीरियड है, ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे थोड़ी सी हमको समस्याएं दिखाई देती हैं। और सत्ता परिवर्तन की वजह कुछ भी हो सकती है, उसमें स्वास्थ्यगत कारण भी हो सकते हैं, भगवान उनके लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य रखे, लेकिन थोड़ा सा हमें दिखाई देता है वहाँ पे तो स्वास्थ्यगत समस्याएं वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को दिखाई देती। तो उस वजह से एक तो सत्ता परिवर्तन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी सत्ता परिवर्तन या प्रधानमंत्री परिवर्तन? हाँ, सत्ता परिवर्तन यानी सत्ता के ऊपर जो बैठे हैं तो किसी दूसरे प्रधानमंत्री आसान सत्ता जाए, पहली बात तो ये। दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे इस वर्ष की बात करें, गुरु जो है अतिचारी हो रखे हैं, 3 राशियों में अलग अलग जाएंगे और गुरु जो है वो इस वर्ष के लिए राजा भी बन रहे हैं, जो हमारा नया संवत्सर आएगा कल उसके राजा हैं। हाँ, और मंत्री फिर से मंगल है। मंगल है। तो मंगल का इम्पैक्ट आप देखेंगे कई जगहों पे आ रहा है बैक टू बैक तरीके से, दशाओं में भी आ रहा है, वर्ष की कुंडली में भी आ रहा है। तो सर यहाँ से ऐसा है कि पूरी तरह से ये कह देना कि नहीं इस बार तो क्या है, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि मंगल की महादशा अभी नहीं लगी, उसकी 21 से लगी हुई है और इसी महादशा के अंदर उन्होंने इलेक्शन जीता भी है, बिल्कुल है ना। लेकिन सत्ता परिवर्तन मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि जो अभी राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी 2026 में बैक टू बैक कई राज्यों में चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला, तो यहाँ पे गठबंधन की सरकारें जो है यानी कि दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा जी, और तभी जाकर ये कोई नया चेहरा सामने आ पाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो असम है या जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर अगर मान लो भाजपा जीतती है या और भी कोई पार्टी जीतती है तो वो गठबंधन की उसको जरूरत पड़ सकती है। जबकि तो क्लियर स्विंग वाले राज्य हैं, जैसे टीएमसी बहुत बड़े अंतर से जीतती है ये पश्चिम बंगाल में, भाजपा असम में अच्छे अंतर से जीतती है। केरल जो है वहाँ जो जरूर जो है अभी लेफ्ट सरकार की सकता बिल्कुल, और तमिलनाडु में जो है वो कांग्रेस साथ में है डीएमके के। तो आप क्या देखते हैं, मतलब ये 4 राज्य का जो इलेक्शन होना है, आपके कहने के अनुसार जो है प्रधानमंत्री पद पर नया व्यक्ति आसीन हो सकता है जून के बाद, इसकी पॉसिबिलिटी आपने बताई। लेकिन 4 स्टेट के अगर हम इलेक्शन की बात करें तो आप एक एक स्टेट का बताएं कि किसमें किसके विजय होने की संभावना बनती है। जी, देखिए सबसे पहले हम अगर नॉर्थ ईस्ट शुरू करें आसाम से, तो वहाँ पे हेमंत बिस्वा जी की सरकार, भाजपा की सरकार है, तो वो अमन बनी रहेगी। ठीक है ना, उसमें चेंजेस वो अच्छा रिपीट कर जाए, वो रिपीट कर जाए। अब आप वेस्ट बंगाल में भी देखें, हम अगर पुरानी मैट्रिक्स पे देखें, जब चुनाव हुए और उस तरह से ज्योतिषी जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई थी, तो बीजेपी ने वहाँ पे एक अलायंस के अंदर एक सेकंड पार्टी बनने के रूप में बहुत बड़ा एक गेम चेंजिंग किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने वो क्लीन स्वीप करके एक सरकार बना लेंगे जी, फाइट अभी भी रहेगी, लेकिन उनकी सीटों में वृद्धि होगी, है ना। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो और दूसरे जो पार्टीज है उनका सहयोग लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा जो मेन फोकस है वो है गठबंधन पे, ठीक है ना। अभी क्योंकि हम लास्ट 2014 से देख रहे हैं वन पार्टी गवर्नमेंट चल रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ना। अभी आते आते थोड़ी सी स्थितियां, अब थोड़ी सी चेंजेस होंगी। और इसके बाद में अब तमिलनाडु में देखो तो तमिलनाडु के अंदर भी बीजेपी ने धीरे धीरे ग्रोथ ही की है। केरला के अंदर स्पेशली भी ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल। तो क्या तमिलनाडु में सरकार बीजेपी की बन जाएगी, ये संभव दिखाई नहीं देता है, ना ही केरला में दिखाई देता है, दक्षिण की जो हमारे राज्य है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर जरूर आएगी। और जिनको सपोर्ट मिल गया, अगर राजनीतिक कुछ दूरियां इस तरह से बदलती हैं, तब ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में आए और कुछ समय के लिए, बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे 50-50% बहुमत हो जाता है, तो कुछ समय के लिए अस्थिरता भी सरकार के अंदर ये रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने जैसी पोजीशन में ये जरूर आ सकते हैं, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम इनको यहाँ पे देख सकते हैं। तमिलनाडु की हम बात करते हैं। तमिलनाडु में जो डीएमके की सरकार है वो अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही, कांग्रेस उसके साथ है, लेकिन वहां पर बीजेपी के अलावा जो थलापति विजय जो वहाँ के सुपर स्टार है, उनकी भी एक पार्टी जिसको लेके पिछले दिनों हादसा भी हुआ, और वो काफी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के रूप में वहाँ उभर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि तमिलनाडु में कोई नया दल की पॉसिबिलिटी दिखती है, या AIADMK जो है वापस सत्ता में आ सकता है, या डीएमके ही रिपीट करेगा? तमिलनाडु का आपको कैसा लगता है? तमिलनाडु के अंदर जिनकी आपने बात करी वो निश्चित रूप से बहुत थलापति विजय जो हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, वो वहाँ के सुपर स्टार है वो, लेकिन सरकार बनाना उनके लिए थोड़ा सा कठिन मुश्किल है। तो मतलब डीएमके के चांसेस लगते हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार का ऐसा सपोर्ट तो लेना पड़ेगा। सिंगल पार्टी अपने हिसाब से सोचे कि नहीं हम ही कर लेंगे, ऐसा तो ऐसा नहीं है। अभी आप देखें तो, हालांकि ये तो चलो अभी तो परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे बिहार के अंदर अभी इलेक्शन हुआ तो उन्होंने एनडीए की जो गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे, तो उसमें भी गठबंधन का ही रूप है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है सर। तो केरल में क्या देखते हैं? वहाँ लेफ्टिस्ट हैं, पूरी सत्ता के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं उनको,
तो केरल में आप क्या देखते हैं, परिवर्तन दिखता है, कांग्रेस के आने की संभावना नजर आती है नहीं। आपको वहां पर? मतलब कांग्रेस की तो अभी तो स्थिति ऐसी है, जिस तरह से उनके जो मुखिया हैं उनके भी ग्रह नक्षत्रों को भी हम देखते हैं, तो अभी तो उनको बहुत अभी तो वेट करना पड़ेगा, और सरकार बनाना कांग्रेस के लिए वहाँ पे मुश्किल। केरल में मुश्किल है, तो कांग्रेस की जो है वाम मोर्चा और बीजेपी फाइट वहाँ पे यही रह जी वाम मोर्चा और बीजेपी की फाइट केरल में रह सकती है। तो चलो, ये हमने जो है वो बात की राजनीति की। अब राजनीति में एक अच्छी और बढ़िया बात और अभी आप हमें बताएं कि देखो, आपने एक बात बोली कि मोदी जी रिटायर्ड हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री पद से जो है वो अपना पद छोड़ के कोई नया व्यक्ति आए, तो हम भाजपा में अगला नरेंद्र मोदी किसको देखते हैं? मतलब अगला प्रधानमंत्री या मुखिया कौन हो सकता है भाजपा में? जी देखिए सर, एक मैं बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी छोड़ के जाएंगे 2026 में, उनकी जगह दूसरे नए प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे, ये संभावना बहुत न्यून है। न्यून है। ठीक है ना, ऐसा है कि मोदी जी चले जाएंगे, स्वास्थ्यगत कारण एक उसमें हो सकता है, राजनीतिक कारण की वजह से ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से कुछ चीजें हो सकती हैं जी। और रही बात ऐसे कि अगर स्वास्थ्य भगवान उनका अच्छा ही रखे, है ना, हम सभी उनकी मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो इस साल या अगले साल 2029 के इससे पहले, एक साल पहले 27-28 के आसपास का कोई टाइम आता है जब भले ही वो स्वेच्छा से किसी दूसरे मतलब अगले साल 2027 में इसकी पॉसिबिलिटी है। स्वास्थ्य कारण के अलावा अन्य कोई कारण हमको, और 27 में क्या रीजंस हो सकते हैं? 27 के अंदर रीजन ये हो सकते हैं कि अब वो थोड़ा सा उस मार्ग पे चल पड़े कि चलो ठीक है, अब राजनीतिक करियर अपना हो गया, अब वो एक दृष्टा की तरह या सुपरविजन की तरह उस चीज को देखेंगे, और नए जो लीडरशिप है उसको मौका मिलेगा, क्योंकि एंड टाइम पे चुनाव के अंदर किसी बड़े चेहरे का आना बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। राजनीति में सूझबूझ से भी ठीक नहीं है, तो पहले से ये क्या है, जनता उनके काम से थोड़ी सी अवेयर हो जाए, इस तरह का परिवर्तन हमको दिखाई देता है। वेरी गुड। तो चलिए, हमने राजनीति की तो बातें कर ली, ढेर सारी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं थोड़ा आर्थिक मामले में। भारत का जो आर्थिक पक्ष है, अभी आप देखें कि 2025 में शेयर मार्केट अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा रहा, लेकिन सोने चांदी की वृद्धि अप्रत्याशित रही, ऐसा तो बहुत कभी देखने को नहीं मिला। तो 2026 में भी क्या सोना चांदी इसी तरह से भागने वाले हैं, या शेयर मार्केट में कोई बड़ा परिवर्तन दिखता है? मतलब आर्थिक मामले में आपको कहाँ तेजी या कहाँ मंदी दिखती है? जी, इसमें सर आर्थिक मामले के अंदर हम 2-3 मोर्चों पे बात कर लेते हैं। पहले तो कुछ ग्रहों से संबंधित हम बात करते हैं, जिससे पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन होगा। जी, शनिदेव आएंगे। शनिदेव आएंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो जून के आसपास आते हुए गुरु भी राशि परिवर्तन बन जाएगी। अगस्त के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें ये हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि शुरुआती दौर में 20 जनवरी के बाद में, जनवरी के जैसे एंडिंग आएगा तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हमको कमी दिखाई देगी। मतलब स्टॉक मार्केट डाउन आ सकता है आफ्टर जनवरी के बाद, जनवरी से लेके मई तक का जो महीना है, 17 मई के आसपास तक यहीं पे रहेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी डाउनफॉल आएगी। फिर जैसे ही क्या है कि गुरु का समय आएगा और राहु का समय आएगा, यानी कि जून जुलाई अगस्त के आसपास का, ये 3 महीने है, यहाँ पे थोड़ा सा वापस जंप मारेगा। अब मतलब बहुत बढ़िया। अब होगा। अब उसमें ये समस्या है कि जैसे धनिष्ठा नक्षत्र है, हम जानते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है ना, और जिसका भी जो स्वामी बनता है वो मंगल है। अब हम 2008 के अंदर ही रिपीट हुआ था पहले, जब राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हुआ था। 2008 के क्राइसिस सबको मालूम है, 2008 के अंदर बैंकिंग क्राइसिस हुआ, लैंड ग्लोबल क्राइसिस हुआ। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ज़्यादा आरबीआई का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग थी, तो इसलिए हमारा बैंकिंग सेक्टर बच गया, प्रभावित नहीं हुआ था, कम हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। बाकी वर्ल्ड वाइड जो है इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत आगे थे, उसको आगे 2-3 साल तक लोग उसको झेलते रहे, है ना, छटनियाँ वगैरह में काफ़ी असर थी। तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु को फिर से प्रवेश होगा। राहु का और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है नक्षत्र का, फिर दशा महादशा जो हमारी भारतवर्ष की कुंडली है, प्रधानमंत्री कुंडली है, यहीं पे हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी के केतु का अंतर आएगा, जो कि उनके लाभ भाव के अंदर बैठा है, बिल्कुल सूर्य और बुध के साथ के हैं, है ना। अब यहाँ से चीजें ऐसा है कि मेरा जो अनुमान है, ग्रहों की जो गणना है वो ये कहती है कि सडन डिग्रेडिंग होगा सेंसेक्स जो है, मतलब या यूं कहें स्टॉक मार्केट, मतलब आपके हिसाब से जुलाई अगस्त के आसपास में अचानक मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी, ये पूरी संभावना है। रही बात हम मेटल्स की, अगर हम बात सोने चांदी इस तरीके जो धातु हैं, तो हाँ, सोने चांदी का तो ऐसा है कि अप्स एंड डाउन चलेगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो चांदी ग्रोथ ही करने वाली, मतलब जैसे वो आगे बढ़ती है ऐसे ही 2026 में भी आगे बढ़ेगी, चांदी बढ़ेगी और सोना भी उसके पीछे चलेगा। कंपैरेटिवली इतने प्रोपोर्शन के हिसाब से सोना नहीं बढ़ेगा जितने
रफ्तार से चांदी बढ़ेगी, लेकिन गिरावट नहीं होगी इसमें। बिल्कुल, कोने के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, चांदी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा 2026 में आप ऐसा ही देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, ये तो आपने आर्थिक और हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अब आप जैसे भारत का आर्थिक मामला कैसा देखते हैं? जैसे जीडीपी ग्रोथ है, अभी हमने जापान को पीछे छोड़ा, अभी वर्ल्ड की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बातें ये भी होती कि भाई भारत में रोजगारों की कमी हो गई है, युवा रोजगार विहीन हो गया है। और पिछले दिनों आपको पता है कि ये ड्रीम 11 टाइप के बहुत सारे जो है ऐप्स चले थे, तो युवाओं जो है वो क्रिप्टो करेंसी ड्रीम 11 में जो है चला, गैम्बलिंग में बहुत जाने लगा था, वो भी बंद हो गया है। तो अब युवाओं के पास क्या बचा है? देखो, युवाओं का बेरोजगार होने से क्या होता है, क्राइम बढ़ता है देश में। तो आप आर्थिक मामले में क्या देखते हैं कि रोजगार सृजन के मामले में ये वर्ष कैसा रहेगा भारत के युवाओं के लिए? जी, एक तो सर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो भारत का ऐसा है कि जो डिफेंस क्षेत्र है हमारा, ठीक है ना, आईटी का क्षेत्र है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उसमें बूम आएगा, उसमें बूम के उसमें बूम की संभावना है। उसी हम जो है नई नई इनोवेशन भी हम करेंगे उस, और कई सारी कंट्रीज के अंदर हम उसको निर्यात भी करेंगे, है ना। तो वहाँ से हमको जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है वो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी से काफ़ी कुछ आने। रही बात ये गैमलिंग की और इस तरह की, तो हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है कि इस जो पिछले 2-4 साल रहे उसके अंदर गैमलिंग के अंदर रिवॉल्व में बहुत सारा रिवॉल्वमेंट हुआ, खास करके आफ्टर कोविड, है ना। क्योंकि एक दो देखिए सर क्या है, एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, परिणाम की जो लाभांश है, उसमें हमारे पास में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा युवा का परसेंटेज हमारे पास ही, तो रोजगार प्रोवाइड करवाना एक अपने आप के अंदर एक चैलेंज ही है। सबको आप लगा के तो नौकरी दे नहीं सकते, सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती, है ना। तो उसके अंदर सरकार और जिस तरह की कॉम्बिनेशन भी बन रही है यहाँ पे इनोवेशंस जो है, क्योंकि हम देखते हैं अभी नवंबर के आसपास राहु का शतभिषा नक्षत्र में हुई, जो कि अपने आप में एक इनोवेशन का नक्षत्र है जी, है ना, नवाचार का नक्षत्र है। राहु अपने खुद के नक्षत्र में आया है। हाँ, और उसमें तो 100 ऑफ हीलर्स इस तरह से उस नक्षत्र को कहा जाता है। तो अब उसका इम्पैक्ट हमको मिलेगा अगस्त के बाद में, जो जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे राहु महाराज, तो ये जो इनोवेशन हुए हैं, चाहे हर टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी तरीके से इनोवेशन, आईटीज, एआई, इनके अंदर तो उसका इम्पैक्ट हमको देखने मिलेगा। तो जो युवा अभी ट्रेनिंग में है, इंटर्नशिप के अंदर है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और जो अभी भी ऐसा है कि वेट कर रहे हैं, तो उनको तो यही सलाह है कि अभी भी आप अपने आप को स्किलफुल बना लीजिए, स्किल्स बढ़ाएं और स्किल्स बढ़ाइए, खास करके एआई से कनेक्ट करिए अपने आप। नहीं तो उसके बाद में जो स्थिति होगी, आपको कहीं पे नौकरी मिलना आपको रास भी नहीं आने वाला। लोगों को क्या है कि नौकरी ज़्यादा देर कर नहीं पाएंगे। अभी की जो स्थिति बनी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इस साल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप ये है कि हमको भी नौकरी पे रख लेगा, कुछ ही बस नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है, नॉर्मल पढ़ाई है, तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो इसके की है वो अगस्त के बाद में आपके काम में आए। तो ये जो आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो पिछले काफ़ी समय से चल रहा है कि ये नौकरियां खा रही है, भारत के कई युवाओं की नौकरियां इससे प्रभावित हुई, और सभी फील्ड, जो ऑलमोस्ट सभी फील्ड है, ज्योतिष भी इसमें जो है वो शामिल हो सकता है। तो आप क्या देखते हैं कि एआई से रोजगार बढ़ेंगे या घटेंगे 2026 में? जी, देखिए सर, हम किसी भी चीज़ को जब बात करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो उसके पीछे हम कुछ डेटा को ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले जब कंप्यूटर आए थे, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, राजीव गांधी जी इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद में फिर आगे सरकारों ने उसको प्रमोट किया। तो शुरुआत में भी ऐसी ही चीज़ें हुई थी, तब लोगों ने कहा था कि नहीं, एक कंप्यूटर रोजगार खा जाए, एक कंप्यूटर 10-10 आदमियों का काम करेगा। लेकिन आज हम देखते हैं हमारा काम आसान ही। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और उस समय की फिल्में भी अगर हम देखते हैं, जैसे नया दौर एक मूवी आई थी उसी पे, तो वो भी इसी के ऊपर बेस्ड थी। एआई जो है, एआई को हम खतरा समझें ये गलत बात है ना। उसे अवसर समझ अवसर अवसर समझना चाहिए पहली बात, क्योंकि कहीं ना आप कुछ भी कर लीजिए, वो बनाए तो हम नहीं, इंसानों ने ये बनाया है कुछ, है ना। हाँ वो ठीक है, अब कई सारे उसके अंदर एल्गोरिदम्स काम करती हैं, तो काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो एआई को आप ऐसा मत समझिए कि वो रोजगार खा जाएगा या ऐसे कुछ हो जाएगा। आप यही मैं कह रहा हूँ, शतभिषा नक्षत्र में जो गोचर है वो ये हमको दिखा रहा है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ये नहीं चलेंगे तो फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे। फिर आपको तो क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मेरे हिसाब से उस समय ऐसा होगा कि स्किल रिक्वायरमेंट हो जाएगी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो वास्तव में बेरोजगार हो जाओ। समय के हिसाब से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे फिर वही बात है कि स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है उसके अंदर हम देखते हैं राहु बैठा हुआ है वृषभ राशि के अंदर, और अभी अंतर फरवरी के बाद में शुरू हो जाएगा, तो राहु का इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको चलना ज़रूरी है ना। युवाओं के रोजगार की बात हम करें तो ये गैमलिंग वगैरह इस तरह से, हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरह के परिवर्तन होंगे उसमें थोड़ा सा क्राइम जो है हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जी बिल्कुल। है ना। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी,
क्योंकि जब आजकल क्या हो गया सर, आप भी जानते हैं कि युवाओं के पास ना धैर्य की बहुत ज़रूरत है। उनको रातों रात करोड़पति बनना है। बिल्कुल, उनको ऐसा हो गया, वो संभव नहीं हो पाता। वो संभव नहीं हो पाता। मेहनत किए बिना तो कैसे काम चलेगा? कंसिस्टेंसी के साथ में कोई काम करना पड़ता है। युवाओं में ये धैर्य की भी कमी। उनको तो बस जैसा-जैसे करके बस 2-4 महीने के अंदर हमको कहीं से भी बड़ी-सी इनकम आ जाए। और आजकल क्या है कि भौतिकवाद का थोड़ा-सा समय चल रहा है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है लोगों की। अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा सब कुछ बैंक बैलेंस वगैरह हो। तो उस प्रवृत्ति के कारण भी क्या है कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसके अंदर इन्वॉल्व यूथ ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ग्रहों की प्रवृत्तियाँ भी कुछ ऐसी हैं, तो अपने आप को थोड़ा-सा तो एक तो धैर्य रखें, युवाओं को ये संदेश मैं देना चाहूँगा, धैर्य रखें और समय के अनुसार अपनी जो स्किल है उसको डेवलप ज़रूर करें। देखिए, आपने जो शुरू में एक बात बताई थी कि भारत की कुंडली, स्वतंत्रताकालीन कुंडली हो या हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली हो और एक हमारा जो नववर्ष का जो कुंडली बनी और गृह परिषद बनी है, सब में मंगल के बहुत इम्पैक्ट है। तो मंगल क्या जो क्राइम्स है, अभी पिछले दिनों आतंकवादी घटना दिल्ली में हुई थी, तो क्या भारत की जो सिक्योरिटी है या भारत का जो 2026 का वर्ष है, इसमें क्या कोई बड़ी आतंकवादी घटना है या ऐसी घटना है जो भारत के लिए बिल्कुल ऐसी हो, परेशानी वाली हो, इसकी क्या संभावना बनती है? क्राइम्स की क्या पॉसिबिलिटी लगती है आज? जी। इसमें सर ऐसा है कि मैं साफ-सुथरे शब्दों में कहूँ आपको, तो क्राइम की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, टेररिस्ट अटैक होने की संभावना है। देखिए, हम जानते हैं सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम जो स्थिति है उसको बता रहे हैं। मंगल के कारण है। मंगल के कारण है, मंगल है, मंगल के कारण राहु, मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन अंतर के जी, अंदर आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वजह से मंगल अभी वैसे तो अस्ते चल रहा है और लंबे समय तक अस्ते रहेगा। लेकिन जब उस जागृत अवस्था में आ जाएगा तभी चीज़ें वापस से एक्टिव हो जाएँगी, है ना? तो टेररिस्ट अटैक होने की पूरी संभावना, खास करके जो मिड का जो टाइम आएगा साल का, है ना? मई से लेके अगस्त सितंबर तक का जो समय है उसके अंदर ज़्यादा हमको इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। आस-पड़ोस के जो हमारे रिलेशन है वहाँ पे भी खास करके बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है, वहाँ से भी हमको क्या है, थोड़ी-सी सिक्योरिटी रीज़न्स हमको पूरे देखने को मिले। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। ये 96-97 में भी ऐसा हुआ था। जब इस तरह के जो परिवर्तन हुए थे, तब हम देखते हैं कि उसमें एक लक्ज़र बॉम्बिंग का केस हुआ था, मैनचेस्टर बॉम्बिंग का भी उस समय केस हुआ था। वर्ल्ड वाइड भी इस तरह से काफ़ी चीज़ें घटित और तालिबान जो है वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया था, है ना? रशिया की जो भी है उस जिस तरह जैसी जियोपॉलिटिक्स बनी थी उसमें तालिबान फुल इन्फ्लुएंस में आकर के और फ्रंट फुट पे आके खेल रहा। तो अभी इस तरह की चीज़ें हमको पैदा होती हुई दिखती हैं और यही कारण रहेगा जो मैंने अभी बात की आपसे। तो कम्युनल वायलेंस जो होती है, वो कम्युनल वायलेंस भी हमें दिखाई देती है और ये तो जहाँ तक कि शुरुआती भी जो शायद मध्य भी नहीं होगा, नववर्ष जो हमारा लगेगा, मतलब मार्च अप्रैल के पास-पास ही संभावना ज़्यादा होना दिखाई देती। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने मंगल का जो है इम्पैक्ट बताया नेगेटिव जो है हमारे भारत के ऊपर जो है हमारी सामाजिक स्थिति को वो काफ़ी प्रभावित कर रहा है। अभी आपको पता है पिछले वर्ष भारत में बड़ी दुर्घटनाएँ हुई, विमान की दुर्घटना हुई, इसके अलावा कहीं आगजनी की दुर्घटनाएँ हुई। तो प्राकृतिक जो दुर्घटनाएँ हैं या बारिश की बात है, देखो 2025 में बहुत वर्षा हुई है। मैं आपको बताऊं कुछ लोग तो न्यूमरोलॉजी के आधार पे कहते हैं कि वो 9 नंबर का साल था, जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। हम तो गृह परिषद नए साल के प्रवेश के आधार पे बनाते हैं। तो 2026 में आपको पता है 2025 में खूब तो वर्षा हुई, लेकिन कई बड़ी जैसे विमान दुर्घटना अहमदाबाद वाली बड़ी भयावह थी। तो इस तरह में आपका यहाँ एक त्योहार आई थी। जी बिल्कुल, बाढ़ तो पूरे भारत में ही थी ऑलमोस्ट। मतलब चेरापूंजी देखिए इतिहास को हिला दिया कि मौसिन राम से ज्यादा बारिश, चेरापूंजी से ज्यादा बारिश महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में हुई। आश्चर्य का विषय है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला एरिया ही परिवर्तित हो गया। तो ऐसा ये जो प्राकृतिक परिवर्तन आप देखते हैं या दुर्घटना देखते हैं, प्राकृतिक हो चाहे मानवकृत हो, वो 2026 में कैसी दिखती है आपको? जी, इसको भी सर मैं रिलेट करूँगा वहीं से, मंगल से और पास्ट हमारे इंसिडेंट से। जी एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो पढ़ते हैं हम सबको जानते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संधि चलती, जो वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी अवेयर हुए हैं, है ना? हालांकि ये 71 से स्टार्ट हो गया था, कोपेनहेगन का एक कॉन्फ्रेंस 71 के अंदर, लेकिन जब ये धरातल पे आया 89 से स्टार्ट हुआ, 97 का एक क्योटो प्रोटोकॉल है, जो पूरे वर्ल्ड के जो डिजाइन कंट्रीज हैं वो सब फॉलो करते हैं। अब यही चीज़ हमें अभी दिखाई देती है। अगर क्लाइमेट शिफ्टिंग अभी हो रहा है, ये जनरल हम ज्योतिष की बात भी अगर एक बार के लिए छोड़ भी रहे हैं, तो जनरल बात यही क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो एक तो पारिस्थितिकी परिवर्तन का बहुत बड़ा चेंजेस है 2026 में, बिल्कुल है ना? अभी पिछले हम देखें कि वर्षा अच्छी हुई है और उससे पहले वाले वर्ष में भी अच्छी हुई थी। 2024 वाला जो हमारा वर्ष था, है ना? उसमें भी अच्छी वर्षा हुई थी, 25 में भी ठीक है, 26 के अंदर फिर से अच्छी वर्षा जी और सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी।
और इस बार भी मतलब बाढ़ आ सकती है, वो इसमें संभावना दिखती है। बाढ़ आने की संभावना पूरी पूरी है। बाढ़ आने की संभावना है सर, एक तो हमारे दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के अंदर खास करके महाराष्ट्र कर्नाटक का जो रीजन है उसके अंदर, है ना। और दूसरा लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं और अर्थक्वेक की घटनाएं भी। नेपाल से जो टच करती है हमारी जो बॉर्डर है, वहाँ भूकंप की संभावना। भूकंप की पूरी संभावना, भूकंप और भूस्खलन दोनों, लैंडस्लाइडिंग जिसको हम कहते हैं। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल है और नॉर्थ ईस्ट की जो रीजन, नेपाल स्पेशली मैं फोकस करना चाह रहा हूँ उस पर, क्योंकि जब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम लगाते हैं अक्षांश देशांतर, तो वहाँ पे एक चीज हमको दिखाई देता है कि यार इस क्षेत्र के अंदर भूकंपीय गतिविधियां ज्यादा हो सकती है, तो वहाँ से जन थोड़ी सी हानि रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम वाले। और रही बात बाढ़ की, तो बाढ़ जैसी स्थितियां मैंने दक्षिण भारत की बात बताई। राजस्थान के अंदर भी अगर हम बात करें, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं, है ना, तो जो हमारे पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है, जैसे धौलपुर, करौली वगैरह जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी हमको बाढ़ की संभावना दिखती है। एक चीज और मैं बताऊँ आपको, जहाँ पे अमूमन सामान्य बारिश रहती है, सामान्य से कम बारिश रहती है, वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हैं, है ना। जहाँ खास करके हमारा जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, मरुस्थलीय जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे भी बाढ़ की संभावना दिखाई देती है। वो खास करके ये पाली जालोर का जो एरिया है, इस साइड के अंदर भी आपको बाढ़ की संभावना दिखती। तो देखिए, आपने भारत की तो चलो स्थिति बता दी, अब थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब भारत से ऊपर पूरे विश्व की बात करते हैं। आपको पता है 2025 में यूक्रेन रूस वार चल रहा है। अभी अभी ताज़ा घटना ये हुई कि यूएस ने वेनेजुएला पर हमला किया है और वहाँ के राष्ट्रपति को जो है अरेस्ट किया। तो आप क्या देखते हैं, भारत का जो रिलेशन है, भारत पर बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं यूएस ने, तो भारत की जो इकोनॉमी है उस पर जो रिलेशनशिप है, चाहे भारत के पड़ोसी देश हों, चाहे ये जो यूएस या अन्य कंट्रीज हैं, तो आप भारत का जो वैश्विक राजनीति है उसमें भारत का पद या जो भारत की गरिमा कैसे देखते हैं आप? जी देखिए सर, इसमें ऐसा है कि परिवर्तन तो होना तय है ना, और उसकी शुरुआत हमें अभी से दिखाई देने लगी, जी, है ना। तो यूएस वाला जो है कि साहब, यूएस जो है पूरी कंट्री को, पूरे देशों को जो है वो कंट्रोल करके रखता है ना। एक यूनिपोलर तरीके से वो अपना शक्ति बना के रखता है, सत्ता बना के रखता है, लेकिन सत्ता अब खिसकने वाली है, उनके हाथ से सत्ता जा मतलब आपका यूएस का प्रभाव कम होगा आपके हिसाब? यूएस का प्रभाव कम होगा, और जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जैसे भारत है, चीन है, रूस, ब्राजील जैसी कंट्री है, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स संगठन की आप बात कर रहे ब्रिक्स संगठन, अब तो ब्रिक्स संगठन में काफी सारी कंट्री ऐड हो गई है, बहुत सारी। लेकिन ये जो है, इनका ना सिर्फ ऐसा है कि डेवलपमेंट में चलो आगे आएंगे, लेकिन जो मॉनेटरी वैल्यू है, जिस मॉनेटरी वैल्यू में भी इंक्रीज होगा, जैसे खास करके ये जो चीजें फर्क पड़ती है वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, तो डॉलर और यूरो, इन दो करेंसी का ज्यादा बोलबाला दिखाई दे, तो इनके सम्मिलित रूप से कोई करेंसी हमारे सामने एक नई आने वाली है। मतलब आपको लगता है कि ब्रिक्स कुछ ऐसा करेंसी ला सकते? बिल्कुल, ब्रिक्स है, और भी बहुत सारे आसियान चीजें, बहुत सारी ये अलायंस है। तो जब स्वहित की बात आती है तो सब देश अपने आपस में जुड़ ही जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और उसमें हम ये भी चीज देखेंगे, साथ ही साथ में हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, खास करके भारत के पड़ोसी देश जो पड़ोसी देश चाइना के साथ में, वो थोड़े से सॉल्व होंगे, उसमें गर्माहट आने की संभावना सब नहीं है। और बाकी जैसे भारत का पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से रिलेशनशिप है, वो कैसा देख? हाँ, अगर हम उपमहाद्वीप की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो संबंध हमारे वहाँ से जैसे है, उससे थोड़े से और कठोर होंगे। भारत थोड़ा सा और टफ जो है स्टेप लेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि वो टेररिस्ट एक्टिविटियां भी बढ़ सकती हैं, तो उसमें पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में इन्वॉल्व होने वाला है। हम दोनों ही मोर्चों के ऊपर थोड़े से गिरेंगे, फिर इंडिया को थोड़े से स्टेप और कठोर लेने पड़ेंगे, तो यहाँ से हमारे संबंध जो थोड़े से कठोर ही होंगे। लेकिन हम क्या है कि मेजर उसमें है कि जैसे वैसे भी हम क्या है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, दक्षिण एशिया, उसमें बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। भारत का जो रोल है वो बड़े भाई का रोल है, तो हम उस बड़े भाई के रोल को बहुत बखूबी तरीके से निभाएंगे। बिल्कुल। अनुशासन की जगह अनुशासन हम लेके आएंगे, और जहाँ पे मैत्री है वहाँ पे मैत्री दिखाएंगे। मतलब आपके हिसाब से तो भारत की जो स्थिति है वो पूरे वर्ल्ड में 2026 में बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। और ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, आपको लगता है कुछ सॉल्यूशंस दिखते हैं आपको इस समस्या के बारे में? कोई 26 मुश्किल है क्योंकि मंगल कर रहा है दंगल। हाँ, मंगल कर रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने जो है भारत के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और इसके अलावा जो है राजनीतिक रूप से 2026 कैसा रहेगा ये आपने बताया, और पूरे विश्व के लिए जो है स्थितियां कैसी रह सकती ये भी आपने बताया। अब कुछ शॉर्ट में, लास्ट में आप कुछ भारत के बारे में कुछ ऐसा प्रेडिक्शन कीजिए, जैसे जो भी हमारे युवा हैं या जो परिवार इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि भाई ये जानकारी 2026 में तुम रख लो, बहुत जरूरी है,
क्योंकि गुरु यहाँ से गुजरेगा, राहु यहाँ से गुजरेगा, शनि तो ऐसी कोई जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना या बताना चाहते हैं तो बताएं। जी पहले तो एक जानकारी और मैं दे दूं, जैसे हम स्वास्थ्य कार्य की बात कर रहे थे, जी। है ना, भारतीय प्रधानमंत्री जी की। तो स्वास्थ्य तक थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है इस साल के मिड के बाद के अंदर, है ना, और कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस जैसी कुछ चीजें संभावना इनको दिखाई देती है वहाँ पे। दूसरा, युवाओं के लिए तो पूरी तरह से ये संदेश है कि एक तो जो नशे हैं, क्योंकि ये जो प्लानट है ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको इफेक्ट देते हैं, जी। है ना। जैसे ये जो भी सूखे नशे टाइप की चीज़ें होती है, शराब वगैरह होती है, तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहना है, क्योंकि इस मामले के अंदर कानून भी बहुत सख्त होने वाला है। अगर हम लीगल एस्पेक्ट से देखें देश की पत्रिका को, तो नए नए कानून भी आएंगे जो इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई। तो जो नहीं भी करते हैं या उस संगति में भी हैं वो भी फंस सकते हैं। तो नशे से देख तो बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल पहला काम तो ये करें। दूसरा ये है कि अपनी स्किल को इस लेवल के ऊपर जाइए कि सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर आपकी पहचान में, क्योंकि भारत का वैसे जो युवा है पूरे देश में अपना नाम कमाता है ना, और भारत का झंडा हमेशा बुलंद रहता है इस मामले के अंदर, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ से टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा निर्यात होने वाली। जी। क्योंकि उस पहले प्रीवियस हम देखते हैं तो आईटीज के अंदर, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर, वो आज भी जो है इंपोर्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। और अभी भी जो हमें गणनाएं दिख रही हैं उसमें ऐसा है कि अब आने वाला जो समय है भारत का आईटीज के अंदर, एआईज के अंदर, खास करके जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके अंदर अब बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो हमारा वहाँ पे बढ़ेगा, जब ये बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है, रोजगार बढ़ेगा, आपको दूसरे देशों में पहचान मिलेगी, पहचान मिलेगी तो हमारे देश की भी तरक्की होगी और आपकी भी तरक्की होगी। तो इस बात का विशेषतः युवाओं को ध्यान रखते हैं, तो नशे से दूर रहें। दूसरा, अपने स्किल को बहुत ज़्यादा जो है एनहांस लेवल पे, ऐसा नहीं है कि आपने कोई डिग्री ले रखी है वहाँ तक क्या ठीक है, और उसको आप और एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाइए। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे देश से पढ़ने की तो वहाँ से पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। तो भाई रतन सिंह जी ने जो है 2026 विस्तार से बता दिया है। युवाओं, इस बार जो है ना आपको डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, अपनी स्किल मैनेज, आपको स्किल जो है वो इतनी बढ़ा देनी है, इतनी बढ़ा देनी है कि जो है इतना नॉलेज आप रख के जाओ कि कोई जब रोजगार आप लेने जाओ तो आपका जो है तुरंत सिलेक्शन हो। जितना स्किल रहेगा उतना सिलेक्शन जल्दी होगा। मंगल जो है इंडिया में करेगा दंगल, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसी तमाम इतनी अच्छी जानकारियां बताइए भाई, तो सुन लिया है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करो, हाइप भी करो और कमेंट जरूर करना। और रतन सिंह जी का जैसे कोई जानकारी आप चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो उसका पूरा जानकारी यहाँ पर, उनका नंबर, नाम डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो मैं आपका देखिए बहुत बहुत आभार करता हूँ, आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया और रोचक जानकारी दी।